हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। आज हम लोग फिर से एक बार जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है जीके जीएस का अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर जो हम सेट करा रहे हैं, जो सेशन करा रहे हैं, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं, व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं, जो कि हमारे जो नॉलेज है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट ला रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत ही बेहतर कंटेंट मिल रहा होगा और लग रहा होगा। कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ और जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपको सीधे सीधे परीक्षाओं में मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षाओं में यहाँ से मिले। जैसा कि आप लोग अपना हमें कीमती समय देते आए हैं, आज भी मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय हमें ज़रूर देंगे। वीडियो के साथ से अंत तक बने रहेंगे आप लोग और अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, हमें कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता है और साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नई जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो आप लोग अपना कमेंट देते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग अपने फ्रेंड्स में, और आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? आपको यह बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोनिया है, चेचक है या फिर जुकाम है? तो कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से? तो यहां पर क्या विकल्प होगा, यहां बताएंगे आप न्यूमोनिया है। ठीक है, न्यूमोनिया क्लियर है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्या बताओगे? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के कारण जो है न्यूमोनिया रोग होता है। बाकी के सभी जो है ये क्या है, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, जीवाणु। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 27, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? क्या महात्मा गांधी जी हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी, लाला हरदयाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, क्या बताएंगे? तो यहां पर जो विकल्प होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि इनको क्या नाम दिया जाता है, आपको याद भी होगा, हो सकता है बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1904। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 28, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति करते हैं? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर अन्य, ठीक है, या फिर अन्य सदस्य, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद के अनुसार करते हैं? तो क्या बताओगे? अनुच्छेद 124 क्लास 2 के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड
किससे संबंधित है? क्या बाढ़ से संबंधित है, दूध से, फल से या फिर उर्वरक से है? तो ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, क्या बताओगे? तो कहेंगे ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है शुरुआत कब हुई? तो क्या बताओगे? 1970 के द्वारा। ठीक है, 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। और यह जो ऑपरेशन फ्लड ये किसका कार्यक्रम है? तो क्या बताओगे किसका कार्यक्रम है? नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का यह कार्यक्रम है जिसे एनडीडीबी के नाम से जाना जाता है। किसे? नेशनल डेयरी विकास बोर्ड। इसकी जो है स्थापना की बात करें अगर, स्थापना 16 जुलाई 1965 में। ठीक है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 में की गई थी। और की किसने थी? तो क्या बताओगे संस्थापक कौन रहेंगे? संस्थापक वर्गीज कौन रहेंगे? वर्गीज कुरियन जी इसके संस्थापक रहेंगे। और इनके बारे में क्या लिखोगे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बताएंगे वर्गीज कुरियन जी हैं। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताओ, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है और आपसे ऐसे सीधे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर ने? हाँ, तो क्या बताएंगे? भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी? तो बताएंगे 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर क्या प्रथम मुगल शासक है, साथ ही साथ मुगल वंश का संस्थापक। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक। कब? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अंतिम शासक अगर पूछा जाए, अंतिम मुगल शासक, यह भी प्रश्न बहुत बार आया है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर, यह जो है अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, क्लियर है? चल, प्रश्न संख्या 31, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, साहित्य, विज्ञान या फिर चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बताओगे भाई? बोरलाग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसको? कृषि प्लस पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो बताओ, भारतीय वैज्ञानिकों को। ठीक है, वैज्ञानिकों को। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों को जो है यह दिया जाता है कि कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है बोरलाग पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1972 में कोरोमंडल की संस्था द्वारा। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल संस्था द्वारा यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है।
किसके सम्मान में? तो बताओगे प्रारंभ जो है, प्रारंभ की बात करें, क्या होता है प्रारंभ, क्या हुआ है भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग के सम्मान में यह जो है सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर होगी। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें और देखें कि इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बताओगे? 5 लाख रुपए इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए। ठीक है, और क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है किसमें? नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें क्या होगा? 14 सितंबर, 3 सितंबर, 21 अक्टूबर या फिर 16 सितंबर, कब मनाया जाता है? तो बताएंगे विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो क्या बताओगे? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ? तो यह मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। क्यों हुआ था? ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा था, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा था उसको रोकने के लिए, या फिर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सभा हुई थी, ठीक है, उनको रोकने के लिए। और इसमें जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो एक गैस होती है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में अवस्थित है। कहां है? ओजोन परत जो है वायुमंडल की दूसरी सतह समताप मंडल की ऊपरी सीमा में स्थित है। और जो ओजोन परत काम क्या करती है कि सूर्य के विकिरण में आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है काफी नुकसानदायक होती है। 3 प्रकार की रेज होती है, अल्ट्रावायलेट A, UVB, UVC, 3 प्रकार की रेज होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका अगर ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाए तो इसको कहेंगे O3 होता है। ठीक है, कहां अवस्थित है? समताप मंडल में। ठीक है, ऊपरी सतह में। क्लियर है ना? ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 33, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो यहां पर कौन सा होगा? क्या किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स से संबंधित कार्य, या फिर बंदोबस्ती संचालन? क्या था? किस कानून को हटा दिया गया था? तो यहाँ जो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे कि राजस्व परिषद जो 1831 में जो कार्य होते थे, किराया वसूली भी होता था, राजस्व वसूली भी होता था, और वसूली कर्मचारियों पर देख रेख या निगरानी या नियंत्रण भी बनाने का कार्य होता था। राजस्व कानूनों का प्रशासन भी राजस्व परिषद के द्वारा ही होता था, और बंदोबस्ती संचालन जो है यह भी इसी राजस्व परिषद के द्वारा ही होता था। परंतु और राजस्व और कोर्ट ऑफ वॉर्ड से संबंधित कार्य भी राजस्व परिषद के द्वारा ही होते थे। परंतु इसे क्या किया गया? 1932-35 के तहत जो है इसको कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स से संबंधित कार्यों को यहां से हटा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो विकल्प सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहां की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वही कार्य है इसके, किराया वसूली, कर वसूली, ठीक है, वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, बंदोबस्ती कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम जो है इसी के हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ही कार्यक्रम है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है। यहां आपसे पूछा गया है कि 4 आश्रम जो होते हैं मानव जीवन के, ठीक है, 4 आश्रम, वो उन चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? क्या इस उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक में है या फिर जवालोपनिषद में है? किसमें है? चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो क्या बताएंगे कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जो है जवालो उपनिषद में मिलता है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इससे पहले जवालो उपनिषद में जो सबसे पहले जो है 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। किसमें? 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख। कितने? 3 आश्रमों का उल्लेख। और वे 3 आश्रम थे कौन कौन से? तो क्या बताओगे भाई? नंबर 1 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। नंबर 2 क्या होगा? क्या होगा भाई? गृहस्थ, गृहस्थ जीवन। नंबर 3 में क्या होगा? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है, तो ये 3 जो है आश्रमों का उल्लेख भी है छंदोग्य में। जवालोपनिषद में 4 आश्रम। कौन सा चौथा आश्रम कौन सा जोड़ा गया जवालोपनिषद में? तो क्या बताओगे भाई? संन्यास। ठीक है, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 आश्रम रहेंगे। ठीक है, क्लियर? प्रश्न संख्या 36, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र जो मोबाइल एप्लीकेशन है यह किस राज्य की पहल है या किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। कहां है भाई? कहां की है? तो बताओगे निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहल है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं उद्योग बंधु द्वारा, उद्योग बंधु द्वारा। ठीक है, इस एप्लीकेशन का कार्य क्या है? तो औद्योगिक और उद्योगों को पंजीकरण कराना, ये सारा जो है इसका पंजीकरण कार्य कराना, देख रेख कराना, ठीक है, और माल वगैरह का जो है इस पे रहता है। ठीक है, क्लियर है ना इसका? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 37, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? क्या विशाखदत्त ने, वात्स्यायन, पाणिनि या फिर प्लिनी? तो क्या है? अष्टाध्यायी की रचना जो है यह पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। और यह है क्या? यह जो है अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत, संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, और यह प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, क्लियर? विशाखदत्त की रचना कौन सी है? तो विशाखदत्त की रचना क्या है? मुद्रा, मुद्रा राचक। ठीक, वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र लिखा है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की है। और प्लिनी की कौन सी रचना है? तो प्लिनी की कौन है? नेचुरल, नेचुरल हिस्टोरी, नेचुरल हिस्टोरिया। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिया जो है ये प्लिनी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया व इसे संविधान में कब जोड़ा गया? ठीक है, तो क्या बताओगे? अनिवार्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद किसमें जोड़ा गया है? तो क्या बताओगे? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद, भाग 3 के अनुच्छेद 21 ए क्लास 1 में, 21 क्लास ए 3 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे क्या बनाया गया है? यह एक मौलिक, या एक क्या है? यह एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी है। क्लियर है कि प्रत्येक बच्चे का, 6 से 14 वर्ष बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे, वह भी कैसे? मुक्त शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, क्लियर है ना? चल आगे देखें। प्रश्न संख्या 39,
मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मनुष्य के नेत्रों के लिए यानी कि कौन सा विटामिन लाभदायक है? यहां पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई? तो यहां जो होगा वो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। क्या है इसका नाम? इसका नाम जो है रेटिनॉल है, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है ना। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। ठीक है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी जो है इसके बहुत सारे नाम है, जैसे B1 थायमिन हो गया। ठीक है ना, B1 थायमिन हो गया। तो इस तरीके से जो इसके काफी नाम है, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B5 है, B12 है। ठीक है, तो ये अलग इनके नाम रहेंगे। चल, अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कि जो सत्यमेव जयते का ये आदर्श वाक्य है, ये कहां से लिया गया है? क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद, महाभारत या फिर जवालोपनिषद से लिया गया है? कहां से लिया गया है भाई? तो इसको क्या बताएंगे कि यह जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ठीक, मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते ये क्या है? सत्यमेव जयते है क्या? तो बताएंगे यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और यह लिखा कहां है? तो कहां पर यह अंकित है? क्या बताओगे? तो बताओगे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है यह लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे यह लिखा हुआ है। और किस लिपि में लिखा है? तो किस लिपि में लिखा है? तो बताओगे देवनागरी। देवनागरी लिपि में यह अंकित है। ठीक है, ठीक। अशोक की लाट आपने देखी होगी, 3 शेरों वाली, उसमें नीचे लिखा रहता है, एक धम्म चक्र बना हुआ है। ठीक है ना, धम्म चक्र, और वहीं पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया और यह जो है आदर्श वाक्य है। क्लियर है ना? ओके, चल, प्रश्न संख्या 41, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? क्या चार्ल्स बेबेज है, हरमन होलेरिथ है, ब्लेज पास्कल है या जोसेफ जैकवर्ड है? कौन है कंप्यूटर के पिता? तो यहां पर जो विकल्प होगा क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के पिता। इन्होंने कैसे कंप्यूटर का आविष्कार किया? तो बताइए एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाया था, और यहीं से जो है कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये कब इन्होंने बनाया था? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में। इस एनालिटिकल इंजन में जो है क्या था? मेमोरी का भी प्रावधान था। ठीक है, मेमोरी का प्रावधान था कि स्टोरेज भी थी और एक्सेस भी यहाँ पर था, इसीलिए जो है इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। हरमन होलेरिथ क्या है? तो क्या बताओगे? इन्होंने जो है हरमन होलेरिथ ने जो है पंच कार्ड जो है बनाया था। पंच कार्ड जो छपाई वगैरह के लिए काम आते हैं। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन इसी में ये लगते हैं। टेबुलेटिंग मशीन इन्हें रीड करती है। ठीक है ना, टेबुलेटिंग मशीन। क्लियर है कि ये निर्माता है। बेल्स पास्कल इन्होंने क्या बनाया था? बेल्स पास्कल, तो बताएंगे इन्होंने जो है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, और जोसेफ जैकवार्ड ने क्या बनाया था? तो इन्होंने प्रोग्रामेबल करघा जो कपड़ा वगैरह बनाने के लिए काम आता है, उसी में जो प्रोग्रामेबल करघे का इन्होंने निर्माण किया था, जो कपड़े पर छपाई वगैरह करता था। ठीक है, कब? 1801 में ये कपड़ा पर छपाई वगैरह का काम करता था। क्लियर है ना? चल आगे देखो, प्रश्न संख्या 42 देखें। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रश्न है ये क्या है? यूपी स्पेशल है। ठीक है, यूपी स्पेशल प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भदोही जो है किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या फिर किस कला के लिए महत्वपूर्ण है, स्थान रखता है? कौन? भदोही। ठीक है,
भदोही है पास में ही, मिर्जापुर पड़ता है वह भी, तो ये किसके लिए है, भदोही और मिर्जापुर, तो बताएंगे ये कालीन बुनाई के लिए। ठीक है, किसके लिए है प्रसिद्ध, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, चिकनकारी, तो क्या बताओगे, लखनऊ। चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है, लखनऊ। मुगल शैली के लिए प्रसिद्ध है, अवधि के लिए प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी लखनऊ जाना जाता है। साड़ी बुनाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, साड़ी बुनाई, यहाँ पर जो है मोस्टली हम कहेंगे सिल्क वाली साड़ी, रेशम वाली, तो क्या बताओगे, वाराणसी। कौन होगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी अर्थात बनारस। चमकीली मिट्टी के बर्तन, चमकीली मिट्टी के बर्तन या फिर चीनी मिट्टी, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें, या फिर यही बात करें कांच की चूड़ियां। अब समझ में आया होगा, कांच की चूड़ियां, ये कौन प्रसिद्ध था इसके लिए, तो बताएंगे खुर्जा। ठीक है, खुर्जा, कौन, खुर्जा, कहां, बुलंदशहर, बुलंदशहर। ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर, यूपी स्पेशल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, चल अगला प्रश्न है, सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य, सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। सुरहताल पक्षी अभयारण्य जो है ये कहां है, तो सुरहताल पक्षी अभयारण्य क्या, एटा, गोंडा, बलिया या फिर संत कबीर नगर। क्या बताओगे भाई, सुरहताल पक्षी अभयारण्य, तो बताओ सुरहताल पक्षी अभयारण्य जो है यह जो है बलिया में है। ठीक है, कहां है, बलिया में है। और इसे कब घोषित किया पक्षी अभयारण्य, 1991 ईस्वी में अभयारण्य घोषित। ठीक है, अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और सुरहताल पक्षी अभयारण्य जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुरहताल पक्षी अभयारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या बिहार इसको कर दिया गया। एटा में कौन सा है, एटा में कौन सा है, तो बताओगे एटा में जो है पटना पक्षी विहार है। ठीक, पटना पक्षी अभयारण्य या बिहार है, पक्षी अभयारण्य एटा। ठीक है, गोंडा में कौन सा है, तो गोंडा में कौन सा बताओगे, गोंडा में जो है ये जो है आपका पार्वती अर्गा। क्या है, पार्वती अर्गा, अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है। और जो लास्ट वन बचा है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी अभयारण्य है, तो बताओगे बखिरा, बखिरा पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य कहां है, संत कबीर नगर में है। और यह भी जो है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रटिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न संख्या 44, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। कौन सा है कि जो दंगों से निपटने के लिए बनाया गया, किसका, सीआरपीएफ की बटालियन जो है। तो सीआरपीएफ की बटालियन जो रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स आरएपी को जो है इसीलिए गठित किया जाता है कि दंगों पर यह नियंत्रण कर पाए। ठीक है, दंगों पर नियंत्रण कर पाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। जायद फसल के रूप में कौन सी खेती की जाती है, कपास, गेहूं, तरबूज या फिर सोयाबीन, कौन सी फसल है जो जायद में की जाती है। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो तरबूज हो जाएगा। ठीक है, तरबूज हो जाएगा। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं, खेती की जाती है, जैसे रबी, खरीफ और जायद, और जायद। रबी में कौन सी फसलें आती हैं, जो सर्दी में होने वाली, ठीक है, सर्दी में बोई जाने वाली। तो इनका बोने का जो टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर इनका बोने का टाइम होता है, और कटाई का समय अप्रैल मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल की बात करेंगे, कटाई की बात। खरीफ की बात क्या करेंगे, तो खरीफ की जो बुआई होती है वो मई जून होती है, मई जून इनकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर, इसको कटाई में रखेंगे सितंबर अक्टूबर जो है इनकी कटाई होती है। ठीक है, जायद में क्या है, ये फरवरी मार्च, फेब मार्च में जो है ये लगाई जाती हैं।
ठीक है ना। और अप्रैल मई में जो है ये साफ हो जाती है, अप्रैल टू मई। तो यहां अगर हम खरीफ रबी की बात करें, जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ठीक है, ये सरसों जो हो जाएंगी। और खरीफ की बात करें तो खरीफ में क्या क्या होगा, ज्वार बाजरा गेहूं, ज्वार बाजरा धान हो जाएगा आपका, सोयाबीन होगा, कपास हो जाएगा, ये आपका खरीफ में हो जाएगा। और जायद में सभी सब्जियां वगैरह आप ले लेंगे, ठीक है। तो कपास और सोयाबीन ये किसकी फसल है, तो ये हो जाएगी आपकी खरीफ की, ठीक है। गेहूं ये कहे की है, तो बताएंगे ये रबी की फसल है। सारी चीजें बता दी हैं आपको, कम समझ में आ गया होगा। चले प्रश्न संख्या 46, निम्न में सोव खोज क्या है। सोव खोज क्या है, तो सोव खोज है क्या, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत हैं, राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत हैं, राज्य के स्वामित्व वाले खेत, या फिर पट्टे लीज पर लिए गए खेत हैं। तो सोव खोज किन्हें कहते हैं, तो बताएंगे क्या, सोव खोज क्या बताएंगे, तो कहेंगे ये जो है राज्य के स्वामित्व वाले बड़े खेत होते हैं, राज्य के स्वामित्व वाले बड़े खेत होते हैं। और ये सोवियत संघ रूस में जो है, सोवियत संघ रूस में है, ठीक है। इनमें जो है एक सोव खोज बराबर, एक सोव खोज बराबर कितना होगा, एक सोव खोज बराबर कितना हो जाएगा, तो बताएं 15,300 हेक्टेयर होता है, ठीक है। बड़े जोत वाले खेत जो हैं बड़े बड़े, तो ये एक सोव खोज होता है। इसी प्रकार से एक और जो है, एक और सामूहिक कृषि प्रणाली यहीं पर चलती है, कहां, यही जो है सोवियत संघ में है, रूस में, ठीक है। सोवियत संघ में एक और जो है सामूहिक कृषि प्रणाली, सामूहिक कृषि प्रणाली भी यहां जो है चलती है। इसका नाम भी इसी तरीके से मिलता हुआ है, जिसको कहेंगे कोत्र खोज। क्या कहेंगे, कोत्र खोज कहेंगे। और कोत्र खोज क्या होता है, एक कोत्र खोज बराबर, एक कोत्र खोज बराबर कितना, 3 सोव खोज होता है। यानी कि 45,000 या 46,400 हेक्टेयर, ठीक है, 46,400 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चल प्रश्न संख्या 47, नाइट एंगल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, क्या विजय लक्ष्मी पंडित को कहा जाता है, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, या फिर इंदिरा गांधी को कहा जाता है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो क्या बताएंगे कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया की उपाधि जो है वो दी गई है सरोजिनी नायडू को, ठीक है, सरोजिनी नायडू। क्लियर है ना। ये सरोजिनी नायडू क्या है, तो बताएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। ये जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बनाई गई थी, कब, 1925 कहां, तो ये कानपुर का अधिवेशन था, वही बनी थी, ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925। क्लियर है ना। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जानते हैं क्या, तो विजय लक्ष्मी पंडित क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, महिला अध्यक्ष थी। ये थी कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्या बताओगे, जब जो है मोतीलाल नेहरू की लड़की जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी, ठीक है। क्लियर हुआ ना। इसके बाद एक और है लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, लता मंगेशकर, तो बताएंगे लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, भारत की स्वर कोकिला कौन, तो लता मंगेशकर। और इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी को, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चले अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 48, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, जिनेवा, पेरिस,
वाशिंगटन या फिर बर्न में है। तो ये आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो क्या बताएंगे कि उन्हें यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? तो ये जो है फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। अगर आप यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए, यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए तो क्या बताओगे? 16 नवंबर 1945। डेट ना भले ही सन जरूर याद रखेंगे। 16 नवंबर 1945। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? पहला सम्मेलन कब हुआ? तो सम्मेलन 1946 में यूनेस्को का पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? यही हुआ था। भाग लेने वाले देशों की संख्या उस समय 30 थी। 30 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। उद्देश्य क्या है इसका? यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का उद्देश्य क्या है बताएंगे? शिक्षा है, विज्ञान या संस्कृति के जो क्षेत्र हैं उनमें शांति स्थापित करना। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के आधार पर या माध्यम से जो है शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर? और यह जो है संस्कृत के जो वास्तुकला वगैरह है उनको भी जो है संरक्षण प्रदान करती है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में क्या है? इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? कहने का मतलब यह है कि जो भारत में हरित क्रांति लाई गई थी या हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, उस समय जो हरित क्रांति के समय कौन से बीजों का जो है प्रयोग किया गया था? कौन से गेहूं के बीज कौन से प्रयोग में लाए गए थे? क्या इंदिरा सोना है, लरमा रोजू है, एराइस्टेड या फिर अंकुर है? तो कौन से हैं? तो उस समय जो गेहूं के जो बीज लाए गए थे प्रयोग में वो लरमा रोजा थे। ठीक है, लरमा रोजा थे। कौन से थे? एच वाई वी टाइप के जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग उच्च उत्पादन क्षमता वाली थी, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये ज्यादा उत्पादन देने में सफल रही थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या बताएंगे? 1965-67 के मध्य। इस समय जो है कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, चल रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसी समय जो है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो कहां से हुई थी? तो बताएंगे कहां? मुख्य रूप से जो है पंजाब हरियाणा और यूपी में प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक यहां पर लिखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है ना? ओके, चल। प्रश्न संख्या 50 और आज का यह अंतिम प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक निम्न में कौन था? जो भारत में दिल्ली सल्तनत था, आप लोग जानते हैं कि कह रहे हैं कि वहां पर जो है प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत में जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? कौन थे भाई? तो जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंशी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश जो गुलाम वंश है या पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, उसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो अर्थात यहाँ पर पहला विकल्प जो है आपका सही होगा। प्रथम मुस्लिम शासक है। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक है या संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो बताएंगे इसकी स्थापना 1206 में हुई थी और यह जो है वंश 1290 तक शासन करता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल, इसका जो है शासनकाल कितना रहा है? ऐबक का शासनकाल बताओगे 1206 से लेकर 1210 तक रहा है। ठीक है, गुलाम वंश को और क्या कहते हैं? ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक वंश के नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। ऐबक था कौन? तो मोहम्मद गोरी का
गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा जाता था। अब दिल्ली सल्तनत के राजवंश यहां देखें आप लोग कि दिल्ली सल्तनत के राजवंश कौन कौन है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश के वंश लिखेंगे। ठीक है, के वंश। नंबर 1 गुलाम वंश, गुलाम वंश। समय क्या है 1206 से 1290। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है खिलजी। यहाँ खिलजी वंश कब से कब, तो 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद कौन सा आता है, तीसरा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कब से कब तक शासन करता है, तो बताओगे 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा कौन सा शासक आता है, तो बताओगे सैयद वंश। सैयद वंश ये कब से कब तक करता है, 1414 से लेकर 1451 तक यह शासन करता है। और लास्ट वन जो आता है लोधी वंश, कौन सा आता है, लोधी वंश। इसका शासनकाल कितना रहता है, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक यह शासन करता है। और उसके बाद उसके बाद लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य युद्ध होता है 1526 में। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इब्राहिम लोधी की हार होती है। और यहीं पर जो है फिर बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो भारत में मुगल वंश की नींव जो है 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होती है, जिसका संस्थापक बाबर है। और उसके बाद जो स्टार्ट होता है मुगल वंश। ठीक है, और मुगल वंश कब तक चलता है, तो 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल वंश शासन करता है, जिसका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है। और उसके बाद भारत में जो है अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी हुकूमत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण जो सेशन कंप्लीट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और आप लोगों को बेहतर भी लगा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, जरूर, बहुत ही सेशन अच्छा है मेरे ख्याल से। आप लोग बताएं कमेंट करके कि कैसा सेशन है। वीडियोस को आप शेयर करें और जो है बाकी आप लोग अपना सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।